हेलो हेलो हेलो। आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक यकीन 2.0 बैच में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, तो देखिए ऑल्टरनेटिंग करंट के लेक्चर नंबर 3 में क्या पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने आपको जो पढ़ाया है वो ऑल्टरनेटिंग करंट की प्रॉपर्टी, एडवांटेज डिसएडवांटेज, उसके कैसे फ्लो होता है, उसको मेजर कैसे करते हैं, उसके बाद उसका आरएमएस एवरेज वैल्यू, सारे तरह के ट्रायंगुलर एसी, स्क्वायर एसी, सिनुसॉइडल एसी, डिफरेंट डिफरेंट तरह के एसी का बताया। और उसके बाद हमने आपको बताया आरएमएस एवरेज करंट। उसके बाद प्योर रेसिस्टिव सर्किट, प्योर रेसिस्टिव जिसमें प्योर एसी सोर्स, प्योर रेसिस्टेंस ही अवेलेबल है, उसमें लगाया है। तो जिधर रेसिस्टेंस का करंट होता है उसी डायरेक्शन में रेसिस्टेंस का पोटेंशियल ड्रॉप भी होता है। इंडक्टर में अगर ये करंट है तो इंडक्टर का वोल्टेज ये होता है, इंडक्टर में वोल्टेज आगे चलता है, कैपेसिटर में वोल्टेज पीछे चलता है और कैपेसिटर का करंट आगे चलता है। अगर मैं आरएल की बात करूं, आर और एल दोनों सर्किट जोड़ दूं तो ये आएगा वोल्टेज और ये आएगा करंट। आरसी में ये आएगा वोल्टेज और ये आएगा करंट, और ये हो जाएगा आपका प्योर एलसी। प्योर एलसी में वोल्टेज ये करंट या ये वोल्टेज ये करंट। आज हम बात करेंगे सीरीज एलसीआर सर्किट की। सीरीज एलसीआर सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और सीरीज एलसीआर सर्किट को पढ़ेंगे। तो चलिए सीरीज एलसीआर शुरू करेंगे। उससे पहले एक आध सवाल कर लेते हैं ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए। ये नीट 2013 का सवाल है बेटा, ध्यान से देखिएगा। किसका सवाल है? नीट 2013 का। क्या कहता है ये सवाल? अ कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L इज कनेक्टेड इन अ सीरीज विद अ बल्ब ऑफ B। बल्ब मतलब प्योर रेसिस्टेंस, समझता है? बल्ब मतलब प्योर रेसिस्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस इसकी L है और इसको हमने बल्ब से जोड़ दिया। इफ एन एसी सोर्स विथ एसी सोर्स, एसी सोर्स के साथ एक बल्ब और ये रेसिस्टेंस है। देन ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब डिक्रीजेस व्हेन। ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब कब डिक्रीज करेगा? तो मान लो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप बल्ब के क्रॉस हो रहा होगा VR और ये हो रहा होगा VL। जब VL डिक्रीज करे और VR इंक्रीज करे तो इसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी। अब जानते हो कि VL का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर का रूट है, इधर स्क्वायर चल जाएगा तो V नेट जो बैटरी के स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये तो कांस्टेंट है। ब्राइटनेस तभी डिक्रीज होगी जब VR डिक्रीज होगी और VL इंक्रीज होगी। अब ये चार ऑप्शन में से किसमें ऐसा चमत्कार होगा? अ कैपेसिटेंस ऑफ रिएक्टेंस XC बराबर XL इज इंट्रोड्यूस इन द सेम सर्किट। मतलब जितना इसका XL है उतना ही XC अगर मैं इसमें जोड़ दूं, उतना ही XC जोड़ दूं, तो क्या ब्राइटनेस उसकी डिक्रीज होगी? नहीं, बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आप XL और XC की बात करेंगे, ऊपर होता है VL तो ऊपर ही होगा XL, और नीचे होता है XL, नीचे होता है XC, और ये होता है R। पहले ये दोनों है तो नेट इंपीडेंस इधर आएगा। जब आप ध्यान से देखिए कि जब ये दोनों था तो कुछ वोल्टेज इसमें और कुछ वोल्टेज इसमें था, लेकिन जब ये भी आएगा और इसकी इंपीडेंस इसके बराबर होगी तो नेट वोल्टेज तो कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ खा जाएगा। सीरीज एलसीआर सर्किट में बढ़ेंगे तो नेट वोल्टेज पूरा का पूरा तुम्हारा रेसिस्टर में चला जाएगा, तो इसकी ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन में है ब्राइटनेस इंक्रीज करेगा। ये सीरीज एलसीआर सर्किट पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा, तो समझिए कि सीरीज एलसीआर सर्किट में मैं पढ़ाऊंगा। आयरन रॉड इज इंसर्टेड इन द कॉइल। जब आप ये सर्किट है इसमें आयरन रॉड डाल देंगे, तो आयरन रॉड डालेंगे तो इंडक्टेंस बढ़ जाएगी, तो XL बढ़ जाएगी, XL बढ़ जाएगी तो आपका VL बढ़ जाएगा, तो VR घटेगा, इसमें डिक्रीज होना चाहिए, इसमें डिक्रीज होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात। फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सोर्सेज डिक्रीजेस। फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सोर्सेज डिक्रीजेस। जब फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करोगे, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करने से XL डिक्रीज होगा, XL डिक्रीज होगा तो इसका पोटेंशियल डिक्रीज होगा, पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो इसका इंक्रीज हो जाएगा, इसमें भी नहीं आएगा। नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इज रिड्यूस्ड। नंबर ऑफ टर्न्स अगर आप इसका रिड्यूस्ड करोगे, जैसे इंडक्टर है, इंडक्टर की जो रेसिस्टेंस होती है वो होती है ओमेगा L। ओमेगा को आप लिख सकते हैं 2 पाई F और L को लिख सकते हैं म्यू नॉट N स्क्वायर A। तो नंबर ऑफ टर्न्स कम करेंगे तो XL कम होगा, XL कम होगा तो VL बराबर होता है IXL, XL कम होगा तो VL कम होगा, VL कम होगा तो यहां से VR ज्यादा हो जाएगा। क्यों VR ज्यादा हो जाएगा? क्योंकि दोनों का सम बैटरी के पोटेंशियल के बराबर कांस्टेंट रहना है। ये भी आंसर नहीं होगा। इसमें ब्राइटनेस बढ़ रहा है, इसमें बढ़ रहा है, इसी में एक बार ब्राइटनेस घट रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए। अ 40 मिली फैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 1200 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज AC सप्लाई, देन RMS वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट नियरली इज। तो देखो 200 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज AC दिया हुआ है,
तो जब तुम्हें डायरेक्ट एसी सोर्स की पोटेंशियल दे दे, ईएमएफ दे दे, एंड 50 हर्ट्ज तुम्हारा फ्रीक्वेंसी दे दी है, कनेक्टेड टू द 40 मिलीफैराड कैपेसिटर, इस कैपेसिटर की वैल्यू दी है 40 मिलीफैराड, तो आरएमएस करंट आपसे पूछा है। तो सबसे पहले एक बात समझिए कि ये आपका आरएमएस वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक है। तो आरएमएस वोल्टेज बराबर होगा आरएमएस करंट बराबर होगा आरएमएस वोल्टेज बटा एक्सी, यही होगा। हाँ सर सही है। वी आरएमएस तुम्हारा 200 है और एक्सी को लिखते हैं 1 ओमेगा सी, तो ये ओमेगा इंटू सी आ जाएगा। तो 200 ओमेगा की वैल्यू 2 पाई, एफ है 50 और सी की वैल्यू है बेटा 40 मिलीफैराड, 40 मिलीफैराड। तो हो जाएगा 40 इंटू 10 टू द पावर -3, 40 इंटू 10 टू द पावर -3। तो 200 गुना 2 400, 400 गुना 50 पाई गुना 40 10 टू द पावर -3। तो 1 0 2 0 3 0 से 10 का पावर -3 कट जाएगा, तो आएगा 4 5 चौक 20, 200 पाई, 200 पाई तुम्हारा आंसर है, 200 पाई। सर इसमें आंसर मैच नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, इसका आंसर कुछ गलत दिया हुआ है, मुझे याद है, या तो कैपेसिटर की वैल्यू गलत दी हुई है या कैपेसिटर की वैल्यू मैंने सही लिया है, तो आंसर ये सही निकला। मैं एक बार और वेरीफाई कर लेता हूं। जो आरएमएस करंट होगा वो होगा वी आरएमएस इंटू ओमेगा सी। तो वी आरएमएस तुम्हारा 200 है डायरेक्ट, ओमेगा होगा 2 पाई इंटू 50 और सी की वैल्यू है तुम्हारा 40 इंटू 10 टू द पावर। तो जो सवाल है उसके अकॉर्डिंग यही आंसर आएगा, ठीक है ना। आगे देखो, स्मॉल वोल्टेज सोर्स वीटी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, क्या लगाया है, वीटी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी वोल्टेज लगाया, अप्लाइड अक्रॉस द आइडियल कैपेसिटर। तो भाई साहब ये कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर में ये एसी सोर्स हमने लगाया है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। कैपेसिटर का वोल्टेज कहां होता है, इधर पीछे, और कैपेसिटर का करंट इधर। कैपेसिटर के वोल्टेज को इधर मानोगे तो कैपेसिटर का करंट इधर होगा। कैपेसिटर में करंट आगे चलता है, आप जानते हो, करंट इज इन फेज विथ वोल्टेज, नहीं, कैपेसिटर में करंट आगे चलता है। करंट लीड्स वोल्टेज बाय 180 डिग्री, 180 डिग्री नहीं, करंट लीड्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री, करंट आगे चलता है वोल्टेज से 90 डिग्री। ओवर अ फुल साइकिल द कैपेसिटर सी डज नॉट कंज्यूम एनी एनर्जी फ्रॉम द वोल्टेज सोर्स, ये भी सही है यार। तुमसे क्या पूछा है, ये तो सही है। करंट लैग, अच्छा लीड्स नहीं लिखा, लैग्स, करंट लैग्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री, नहीं नहीं नहीं, करंट तो आगे चलता है, ये भी गलत है। मतलब चौथा इसका आंसर हो जाएगा। वाओ ब्यूटीफुल सवाल बेटा, ब्यूटीफुल सवाल। एक बार देखो, पहला देखो, करंट इज इन अ फेज विथ वोल्टेज। अगर ये सोर्स वी नॉट साइन ओमेगा टी प्योर कैपेसिटर में लगाया है, अप्लाइड अक्रॉस एन आइडियल कैपेसिटर, तो प्योर कैपेसिटर में ये वोल्टेज लगाएंगे। तो कैपेसिटर हम जानते हैं, रेसिस्टर ये, इंडक्टर ये, कैपेसिटर ये। तो कैपेसिटर में करंट आगे चलता है, वोल्टेज पीछे चलता है 90 से। करंट आगे चलता है, करंट सेम फेज गलत, करंट आगे 180 से गलत, करंट पीछे गलत, करंट आगे चलता है। और ओवर अ फुल साइकिल कैपेसिटर डज नॉट, वाटलेस सर्किट बोलते हैं, एवरेज पावर 0 होता है, आपको पढ़ाया था। बताइए मजा आया कि नहीं है? सही बात है यार, सही बात है यार। ये देखो, इन एसी वोल्टेज इज अप्लाइड टू द रेसिस्टेंस R एंड इंडक्टर L इन सीरीज, ठीक है, रेसिस्टेंस R एंड इंडक्टर L इन अ सीरीज। इफ R एंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस आर बोथ इक्वल टू 3 ओम, ओके, रेसिस्टेंस भी 3 ओम है और इंडक्टिव रिएक्टेंस भी 3 ओम है। द फेज डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड द करंट इन द सर्किट इज, फेज डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट, फेज डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट। तो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, जो भी तुम वोल्टेज लगाओगे, मान लो करंट यहां चल रहा है, तो करंट के अलोंग ही तुम्हारा वीआर होगा और करंट से परपेंडिकुलर वीएल होगा, ये जानते हो, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। सर समझ गया। अब बेटा दोनों में करंट सेम जाना है, हाँ सर दोनों में करंट सेम जाएगा, तो वीआर कितना होगा, तो वीआर रेसिस्टर के अलोंग पोटेंशियल होता है IR और वी अलोंग L होगा IXL। सर वो तो VL होता है IL/dI/dt, वो डीसी करंट के लिए होता है, और वो LDI/dt सॉल्व करके IXL आया है। डीसी में भी होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो सॉल्व करके IXL आया है। तो XL और R सेम और दोनों में करंट भी सेम सीरीज कॉम्बिनेशन की वजह से, तो ये दोनों सेम होगा, तो नेट वोल्टेज एग्जैक्टली बीच में जाना चाहिए। तो ठीक है, तो ये नेट वोल्टेज हो गया।
और ये आपका नेट करंट हो गया। तो करंट एंड वोल्टेज में फेज डिफरेंस कितने का है? π/4 का। यही पूछा है। सारा सवाल डांस करके हो जाएगा तुम्हारा। जितना ये VR उतना ही VL, VL बराबर, जिधर VR उधर आई, और VR बराबर है, इक्वल है, इसलिए इसका रिजल्टेंट बीच में आएगा। तो यहां से 45 डिग्री ऊपर होगा, यहां से 45 डिग्री क्या होगा? ऊपर होगा। कॉइल हैज रेसिस्टेंस 30 ओम, कॉइल हैज रेसिस्टेंस 30 ओम एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस 20 ओम एट 50 हर्ट्ज। ठीक है, एक कॉइल है, कॉइल में मैंने बोला था RL सर्किट होता है, कॉइल का मैंने बोला था RL सर्किट होता है। अ कॉइल हैव रेसिस्टेंस 30 ओम, मतलब एक कॉइल है जिसका रेसिस्टेंस बगल में बना लेते हैं 30 ओम है, और इसकी रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस XL तेरा 20 ओम है एट 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज पे 20 ओम है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पे इसका रेसिस्टेंस डिपेंड करता है, रेसिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। अरे R रेसिस्टेंस की वैल्यू फिक्स होती है, XL होता है फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल। इफ द AC सोर्स ऑफ 200 वोल्ट एंड 100 हर्ट्ज, मतलब यहां पे AC सोर्स हमने लगाया 200 वोल्ट एंड 100 हर्ट्ज का, कनेक्टेड अक्रॉस द कॉइल, देन करंट इन द कॉइल विल बी। अब करंट पूछा है, सुन, यही तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, जिससे वो सवाल सॉल्व नहीं कर पाता है। यहां पे पूछा क्या है, जल्दी बताओ, पूछा क्या है? करंट पूछा है, लेकिन कौन सा ये नहीं लिखा है, द करंट इन द कॉइल। अरे भाई चोमूनंद, RMS कुछ नहीं लिखा है तो RMS। और सर यहां पे डायरेक्ट AC सोर्स की वोल्टेज 200 दी हुई है, तो ये भी RMS वोल्टेज है, VRMS है 100 हर्ट्ज पे। ठीक, VRMS है 100 हर्ट्ज पे, VRMS है 100 हर्ट्ज पे। क्लियर है क्या ये बात? क्लियर है क्या ये बात? हाँ सर। अब बोलिए करंट कितना होगा, एक बार सॉल्व करिए खुद। तो सर इसमें देखो, ये है आपका R 30 ओम, और सर ये है 20 ओम ना, ये तो 50 हर्ट्ज पे 20 ओम है ना, और फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज का है, तो एक्चुअल में जो XL होगा फाइनल वो 40 ओम होगा। तो 40 ओम कैसे, तो 20 ओम था, XL तो 20 ओम था सर। नहीं नहीं नहीं, 50 हर्ट्ज पे 20 ओम था, फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है XL, तो ये तुम्हारा 40 होगा, ये 30 होगा। तो अब तो सर 90 डिग्री पे 40 और 30 का सम 50 होगा, तो करंट RMS हो जाएगा VRMS इंटू Z। VRMS बताओ, VRMS 200 बटा 50, 4 एम्पियर, और यही आपका RMS करंट होगा। बोलो, मजा आया? इन द AC सर्किट द करंट इतना, वोल्टेज इतना, कंजम्पशन इक्वल टू, अब ये बताते हैं, ये करते हैं। इसके लिए थोड़ा सा हमें चाहिए होगा ज्ञान, जिस ज्ञान की तुम्हारे पास क्या है? कमी। क्या है बेटा? कमी। आओ, ज्ञान की कमी, आओ सीरीज LCR सर्किट पढ़े। अब कई बार तो प्योर रेसिस्टेंस, प्योर कैपेसिटर और प्योर इंडक्टर पढ़ाने के बाद सीधा सीरीज LCR पढ़ाते हैं। आप, मजाक नहीं कर रहा, आप नोट्स देख लीजिएगा, 99% जगह पे किताब देख लीजिएगा, कहीं देख लीजिएगा, मैं रीजन बताता हूं बेटा, तुम्हारी कंसेप्ट के लिए बता रहा हूं रीजन। क्यों? वो पहले प्योर कैपेसिटर पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि प्योर कैपेसिटर में करंट वोल्टेज कहां चल रहा है देखना पड़ेगा, प्योर कैपेसिटर। प्योर इंडक्टर पढ़ाना पड़ेगा, करंट किधर वोल्टेज जा रहा है देखना पड़ेगा। प्योर रेजिस्टेंस पढ़ाना पड़ेगा, और प्योर कैपेसिटर, प्योर रेसिस्टर, प्योर इंडक्टर पढ़ाने के बाद सीधा LCR पढ़ाते हैं। क्यों भाई? नहीं पढ़ाना चाहिए, गलत बात है ये। RL तो समझाओ, RC तो समझाओ, LC तो समझाओ, उसके सवाल तो कराओ। एक एक बताया, उसके बाद दो दो का पेयर भी तो बताओ, जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया। अब आएंगे हम मेन, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, सीरीज LCR सर्किट। भाई 3 का गेम हम समझेंगे, 3 का गेम हम समझेंगे नहीं, रगड़ देंगे, बजा देंगे गेम इनकी। लेकिन सबसे पहले जब एक एक पे PhD करी थी, तो दो दो पे भी PhD करो, अब 3 पे करो, आसानी से समझ आएगा। बोलो फील आया थोड़ा? तो क्या पढ़ा तुमने, ये समझना जरूरी है ना। पहले R अकेला देख लिया, C अकेला देख लिया, L अकेला देख लिया, फिर RC तूने अकेला देखा, फिर RL देखा है और सवाल भी किए, फिर RC किया है। अब तीनों एक साथ मिला के सीरीज RCL करें। सीरीज LCR, RCL, CRL सब एक ही चीज है, तीनों को सीरीज में लगाना है। ये मान लेते हैं तुम्हारा इंडक्टर है, L हो गया, ये तुम्हारा C हो गया, ये तुम्हारा R हो गया। जरूरी नहीं कि इसको हम यहां नहीं बना सकते, किसी को कैसे ही बना सकते, तीनों को सीरीज में लगाना है। तो L, ये C, ये R, और यहां से हाई AC सोर्स। अब एक बात तो तय है, किसी भी इंस्टेंट पे
जितना भी करंट फ्लो कर रहा है बैटरी से वही इंडक्टर में जाएगा, वही कैपेसिटर में जाएगा, वही रेसिस्टर में जाएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन की वजह से जो रेसिस्टेंस के थ्रू करंट है वही इंडक्टर का करंट है, वही कैपेसिटर का करंट है, ड्यू टू सीरीज कॉम्बिनेशन, ड्यू टू सीरीज कॉम्बिनेशन। पहली बात आपको ये समझनी। दूसरी बात, मान लो किसी इंस्टेंट पे बैटरी का पोटेंशियल है EB बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी प्लस 5 जनरलाइज ले लिया, प्लस 5 पहले नहीं दिया था। अबे पहले नहीं दिया तो साइन ओमेगा टी को इधर मानते थे, साइन ओमेगा टी को तो इधर मानना तो इधर होगा, कॉस ओमेगा टी से पीछे होता है पाई बाई 2 साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी 5 ले लिया, मतलब साइन ओमेगा टी के डायरेक्शन में नहीं होगा, जिधर भी साइन ओमेगा टी मानो उससे 5 एंगल ऊपर होगा, बस क्या रोना धोना। ठीक है, तो ठीक है। अब बताओ, यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा इंडक्टर में VL, ये VC और ये VR। यहां पे जो पीक वोल्टेज होगा, इसका जो पीक वोल्टेज होगा, इसका जो पीक वोल्टेज होगा और इसका जो पीक वोल्टेज है, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, बैटरी का पीक वोल्टेज बराबर इंडक्टर का पीक वोल्टेज प्लस कैपेसिटर का पीक वोल्टेज प्लस रेसिस्टर का पीक वोल्टेज? नहीं, रॉन्ग, ये नहीं हो सकता, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जिस समय कैपेसिटर में तुम्हारा वोल्टेज मैक्सिमम होगा उस समय इंडक्टर का वोल्टेज, रेसिस्टर का वोल्टेज मैक्सिमम हो, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि सर एनर्जी कंजर्वेशन नहीं होगा। अरे एनर्जी कंजर्वेशन होगा ना, ये तो लिख कि किसी भी इंस्टेंट पे बैटरी के क्रॉस जो पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल इंडक्टर का प्लस पोटेंशियल कैपेसिटर का प्लस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेसिस्टर। ये सही है एट एनी इंस्टेंट, एट एनी टाइम, एट टाइम टी, ये सही है। इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल ड्रॉप जितना बैटरी देगा उतना ही इन तीनों के सम के बराबर होगा, ये तो सही है। लेकिन अगर तुम RMS का सम करते हो, जैसे तुम बोलते हो कि बैटरी का RMS बराबर इंडक्टर में जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है उसका RMS प्लस कैपेसिटर में जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है उसका RMS, इंडक्टर का RMS, कैपेसिटर का RMS, रेसिस्टर का RMS बराबर होगा, तो ये गलत है, रॉन्ग। ये बराबर नहीं होगा, इन तीनों का सम इसके बराबर। का रीजन क्या है? सब कुछ फेजर से चमके बेटा, मान लो, बस मैं कह नहीं रहा हूं कि इधर होगा ही, मैं कह रहा हूं कि मान लो कि जो नेट करंट है कैपेसिटर का, इंडक्टर का, रेसिस्टर का, सब यहां फ्लो कर रहा है I, यही तुम्हारा नेट करंट है R का, यही तुम्हारा नेट करंट है C का और यही L का सीरीज कॉम्बिनेशन, ये करंट है। तो जिधर करंट फ्लो कर रहा है ना उसी डायरेक्शन में उसी फेज के साथ तुम्हारा VR होगा, मानते हो कि नहीं? VR होगा, मानते हो कि नहीं? उसी फेज में उसी के साथ VR होगा। देखो तो इसको बड़ा बना सकते हो, कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं, ये VR हो, ठीक है क्या? ये VR होगा, बस ओवरलैप हो गया, अच्छे से बना देता हूँ, सॉरी बेटा, ये VR है और ये तेरा I है। तो जितना करंट कैपेसिटर में जा रहा है उतना ही रेसिस्टर का है, और जिधर रेसिस्टर का करंट होगा ना उधर ही रेसिस्टर का पोटेंशियल होगा। जिधर इंडक्टर का करंट होगा उससे 90 डिग्री आगे इंडक्टर का वोल्टेज चलेगा, और जिधर कैपेसिटर का करंट होगा उससे 90 डिग्री पीछे कैपेसिटर का वोल्टेज चलेगा। तो सेम फेज में नहीं है। अगर, और मैंने बताया था तुम्हें कि फेजर डायग्राम में हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? इंस्टेंटेनियस को, नहीं पीक को। तो यहां पे जो पीक होगा इसका OC, OL, OR, इस पीक का अगर तुम सम देखोगे तो सबसे पहले देखो कि VOL ज्यादा है कि VOC ज्यादा है। अगर मैं मानता हूं कि इफ XL बड़ा है XC से, मतलब यहां पे जो इसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस आएगी, इसकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस आएगी, ये ज्यादा है। अब ये ज्यादा और इसमें करंट फ्लो कर रहा है सेम, तो ऑब्वियस सी बात है, हेंस तुम्हारा VL ज्यादा होगा VC से। तो ये इंडक्टिव LCR हो गया। इसको कहते हैं बेटा इंडक्टिव LCR सर्किट कहते हैं इसको क्या कहते हैं? इंडक्टिव LCR सर्किट कहते हैं। तो यहां पे जब तुम वेक्टर फॉर्म बनाओगे, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ही तो फेजर डायग्राम के साथ, VOL प्लस माइनस नीचे है VOC हो जाएगा, और इधर होगा तेरा VR और इधर ही तेरा होगा करंट। अब ले, ये सिंपल डायग्राम है बेटा,
कितने अच्छे से मैंने समझाया है, मुझे खुद समझ आ रहा है। अब यहां पे अगर तुम्हें नेट वोल्टेज निकालना है तो इसको तुमने घटाया क्यों? क्योंकि भाई ये पाई के फेज डिफरेंस में है, मतलब दोनों के बीच में पाई का एंगल है, दोनों के बीच में पाई का एंगल मतलब 180 का एंगल, इसको बोलते हैं आउट ऑफ द फेज, एकदम अपोजिट। ये 10 वोल्ट आएगा किसी सिचुएशन में, और अगर एक्सएल एक्सी सेम है, दोनों का इंडक्टिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव कैपेसिटेंस सेम है, दोनों का रेसिस्टेंस सेम है, दोनों में करंट सेम है, तो ये जस्ट इसको कैंसिल कर देगा। हम जोड़ के दोनों को ऐड नहीं करेंगे, हम घटाएंगे, क्योंकि दोनों में 180 का फेज डिफरेंस है भाई साहब, 180 का फेज डिफरेंस है। का फेज डिफरेंस है। चलिए, तो नेट वोल्टेज क्या होगा? VOL माइनस VOC, ये VR, इन दोनों को ऐड कर देंगे। जैसे इन दोनों को ऐड करेंगे, जैसे इन दोनों को ऐड करेंगे तो नेट वोल्टेज होगा रूट अंडर इसका और इसका सम, VOL माइनस VOC का होल स्क्वायर प्लस VR का होल स्क्वायर, ये होगा। हाँ, नेट वोल्टेज नेट करंट, ये पाई का फेज डिफरेंस आएगा। अब यहां पे बेटा आराम से सुनना, ये नेट वोल्टेज का पीक है। हाँ, नेट वोल्टेज का पीक। तो अगले पेज पर हम इसको लिखते हैं नेट वोल्टेज का पीक मतलब E नॉट। नेट वोल्टेज का पीक मतलब E नॉट ही तो है। नेट वोल्टेज मतलब इसका 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 तीनों का फेजर डायग्राम के साथ जोड़ के नेट वोल्टेज निकालूंगा तो ये इसके बैटरी के पीक के बराबर आएगा। E नॉट बराबर रूट अंडर VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR का होल स्क्वायर। ये तो तुमने पहले भी किया था। इसी में, इसी फेजर डायग्राम में बेटा, इसी फेजर डायग्राम में तुम्हें 6 सर्किट दिख रहा है। मेरी बात सुनना जो मैं कह रहा हूं, इसी फेजर डायग्राम में तुम्हें 6 सर्किट दिख रहा है। तो कहां है 6 सर्किट? पहला सर्किट दिखाता हूं तुम्हें, ये VR और ये पहला सर्किट है। देख, इन दोनों को मिला ले, VR जिधर है उधर ही VL है। बता ये प्योर रेसिस्टर है कि नहीं है? कहां है? पहला सर्किट चमका, डन। दूसरा सर्किट देखना, VOL और IL, दूसरा सर्किट है। इसको मिटा देना, इसको हटा दे। अब देखिए, ये भी हटा दे, ले हटा दे। देखिए IL और ये VL, देख है कि नहीं दूसरा अकेला। अगर मैं कैपेसिटर को हटा ही दूं यहां से, रेसिस्टर को भी हटा दूं, अकेला इंडक्टर रखूं, तो सही तो बना था अकेला इंडक्टर में? अकेला इंडक्टर में यही बना था। अगर मैं इंडक्टर को भी हटा देता हूं, रेसिस्टर को भी हटा देता हूं, तो ये क्या है? VOC और ये IC। अकेला कैपेसिटर का ये बना था कि नहीं बना था? बताओ। हाँ सर, अकेला कैपेसिटर का यही बना था, अकेला कैपेसिटर का यही बना था। अगर मैं सिर्फ R और L दिखाऊं तो C हटा दे, बोल VOL VOR, नेट सम इधर बनता। हाँ, तो C को हटा दो, बस इसी में से C को हटा दो, तो VL का होल स्क्वायर प्लस VR का होल स्क्वायर, वही तो बना है। मतलब ये सबका कॉम्बिनेशन है, सबका मिक्सचर है। तुम इसमें कंसेप्ट अगर तुम्हारी अच्छी बिल्डअप हो जाए तो तुम एक ही सर्किट में सबको देख सकते हो, एक ही सर्किट में सबको देख सकते हो। देखो ना, ये जो स्टेटमेंट IC में से मैं 6 को निकाल के दिखा दूंगा, या हाँ, सब में करंट सेम है। हाँ, तो इसको लिखो IXL, इसको लिखो, चलो E नॉट बराबर रूट अंडर IXL माइनस IXC, तो I को बाहर निकाल लो, XL माइनस XC का होल स्क्वायर इंटू I स्क्वायर प्लस IR I स्क्वायर R स्क्वायर। I बाहर निकलेगा, यहाँ पे I बनेगा, I स्क्वायर बाहर निकलेगा, I बनेगा, I को नीचे ले जाओ, तो E नॉट बटा I, ये नेट इंपीडेंस हो जाएगा सीरीज LCR का, रूट अंडर XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। और सुन मेरी बात, अगर इसमें XC ज्यादा होता तो भी तू यही लगाता, पर XC ज्यादा होता तो XC माइनस XL आता। अभी कुछ भी कर ले, इसमें से ये घटा या इसमें से ये घटा, बाहर स्क्वायर है तो इवन फंक्शन हो जाएगा, प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये भाई यूनिवर्सल इंपीडेंस है, ये यूनिवर्सल इंपीडेंस है। अगर मैं बात करूं कि मेरा XL और XC दोनों जीरो है, तो क्या ये प्योर रेसिस्टेंस हो जाएगा? दोनों जीरो है ही नहीं, तो ये प्योर रेसिस्टेंस हो जाएगा। हाँ, प्योर रेसिस्टेंस में सर्किट कैसा दिखाई देगा? देखो सर, ये प्योर रेसिस्टेंस हो जाएगा, और कह रहे हो XL XC दोनों जीरो है, तो दोनों जीरो है तो दोनों को जीरो रखो, रूट अंडर R स्क्वायर मतलब R, Z बराबर R, Z बराबर R, जिधर आपका I उधर ही आपका वोल्टेज, दोनों में फेज डिफरेंस जीरो। लिख, इसी से तो निकला है ना भाई, मैं कहीं और से थोड़ी निकाल के दिखा रहा हूं, इसी से तो निकाल के दिखा रहा हूं, इसी से तो निकाल के दिखा रहा हूं। प्योर रेसिस्टेंस हो जाएगा VR और IR। अगर मैं कहता हूं R भी नहीं है
और XC भी नहीं है, R और XC दोनों जीरो कर दे तो देख R भी जीरो और XC भी जीरो, तो XL का होल स्क्वायर रूट, तो XL बचेगा। Z इज इक्वल टू तेरा सिर्फ XL बचेगा, XL मतलब ओमेगा L। यही तो प्योर इंडक्टर में कल पढ़ाया था तुम, लास्ट लेक्चर में यही तो पढ़ाया था सर। इसमें 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 नेट करंट तेरा अगर इधर है तो VL तुम्हारा यहां हो, फेज डिफरेंस इसमें होता है π/2 का करंट, प्योर इंडक्टर। इसी से तो आ रहा है। हाँ सर, अगर मैं L को जीरो कर दूं और R को भी जीरो कर दूं तो ये बनेगा प्योर कैपेसिटर, प्योर कैपेसिटर। और प्योर कैपेसिटर में देख Z बराबर तेरा XC होगा, XC होता है 1/ωc। इसमें वोल्टेज नीचे और इधर करंट, इसमें भी फेज डिफरेंस तेरा π/2 आएगा। इसमें एवरेज पावर जीरो होता है, इसमें भी एवरेज पावर जीरो होता है, इसमें एवरेज पावर VRMS IRMS आया, IRMS VRMS। ले भाई, अब सर अगर मैं XC को जीरो करता हूं तो ये RL सर्किट हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, XC को जीरो करो, चलो XC को जीरो रखते हैं, XC को यहां पे जीरो रख दो तो XL का होल स्क्वायर R स्क्वायर, तो Z बराबर हो जाएगा रूट अंडर XL का होल स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। यही आएगा। हाँ सर ये आएगा, रूट अंडर XL का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये Z आएगा। इसमें ये तेरा VR भी है और ये तेरा VL भी है, जिधर VR है उधर ही I है, हाँ है। और VL और VC का नेट वोल्टेज इधर आएगा कहीं, ये तेरा नेट वोल्टेज है, ये तेरा करंट है, ये आया तेरा फेज डिफरेंस। बताओ क्लियर, चमक रहा है क्या? अच्छा, अगर मैं यहां पे XL जीरो करूं तो ये RL सर्किट हो जाएगा, XL जीरो करो तो RC सर्किट हो जाएगा। और RC सर्किट में तुम्हें बताया कि ये तेरा VC, ये तेरा I और ये तेरा VR, नेट वोल्टेज यहां बचेगा। नेट वोल्टेज और करंट में देखिए फेज का फाई डिफरेंस। और अगर मैं R को जीरो करूं सिर्फ तो ये LC सर्किट होगा। LC सर्किट में देख ये VL और ये VC और इधर करंट, इसमें हमेशा फेज डिफरेंस π/2 ही रहेगा, क्योंकि नेट वोल्टेज को जोड़ेगा तो इसी लाइन पे हमेशा रहेगा, तो फेज डिफरेंस हमेशा इसमें π/2 ही रहेगा। इसमें फेज डिफरेंस जो है वो π/2 से कम ही आएगा हमेशा। बता, अच्छा इसकी इंपीडेंस कितनी होगी, इसकी इंपीडेंस कितनी होगी, इसमें इंपीडेंस कितनी होगी, तो R को जीरो करना है बस तुम्हें। तो R को अगर तूने जीरो किया है, R को जीरो किया है तो XL माइनस XC का होल स्क्वायर का रूट, तो ये रूट से स्क्वायर कटेगा, XL माइनस XC बचेगा। यही तो तुम्हें मैंने पढ़ाया है। अब एक बात बता एकदम ईमानदारी से, एकदम ईमानदारी से एक बात बता, एकदम ईमानदारी से, तो तुम यहां से पढ़ाना शुरू नहीं किया था? प्योर रेसिस्टेंस, यही चीज तो आई थी, वो चीज तुम्हें इसमें दिख रहा है। यहां से पढ़ाना शुरू किया था प्योर इंडक्टर, प्योर रेसिस्टेंस, प्योर कैपेसिटर, RL सर्किट, RC सर्किट, LC सर्किट। देख 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 देख, ये समझने की कोशिश कर, समझने की कोशिश कर, बता वही चीज नहीं पढ़ाया था? हाँ सर पढ़ाया तो वही चीज था। ये देख यहां से सब कुछ निकलता हुआ दिख रहा है, ये सब का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब इस डायग्राम को मैं फिर से बनाता हूं, इस डायग्राम को, यार बनाने की जरूरत नहीं, यही देखते हैं। ये tan phi अगर मैं बेटा निकालूं तो क्या हो जाएगा सर? tan phi होगा, ये वोल्टेज है नेट और ये VR है। ये जो V बना है इस वर्टिकल और इस हॉरिजॉन्टल के सम से बना है, तो वर्टिकल तो ये है तुम्हारा, वर्टिकल हो जाएगा VOL माइनस VOC बटा VR। इसको आप लिख सकते हो XL माइनस XC बटा R। सर ये कैसे आएगा? इसी से तो आएगा, इसी से तो आएगा। VOL को लिखोगे IXC बटा IR, तो I कॉमन निकल के ये तुम्हारा रिजल्ट बचेगा, ये तुम्हारा रिजल्ट बचेगा। समझ में आ रहा कुछ? समझ में आ रहा है कुछ भाई साहब? इंपीडेंस ट्रायंगल, इंपीडेंस ट्रायंगल फॉर सीरीज LCR सर्किट। सर ये इंपीडेंस ट्रायंगल किस नाम की चिड़िया है? इंपीडेंस ट्रायंगल क्या होता है सर? ये कैसी चीज है? इंपीडेंस ट्रायंगल क्या होता है? इंपीडेंस ट्रायंगल होता है
इंपेडेंस ट्रायंगल होता है कि ये तुम्हारा जिधर करंट है उधर ही रेसिस्टेंस आता है, उधर ही वीआर आता है। जिधर करंट है उससे परपेंडिकुलर तुम्हारा वी एल होता है, मतलब एक्सएल होता है, और ये एक्सी होता है। तो ये दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है 180 डिग्री का। तो नेट ऊपर बचेगा एक्सएल माइनस एक्सी, ये हटा दिया तो ये बचेगा एक्सएल माइनस एक्सी। तो नेट इंपेडेंस बीच में आया जेड बराबर इन दोनों का π/2 के साथ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, π/2 का डिफरेंस है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर बनेगा। ये नेट जेड है, ये आर है, इसमें फेज डिफरेंस फाई का क्या होगा, tan फाई। देखो ये ट्रायंगल नहीं बन रहा, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस जेड है, तो तुम्हारा परपेंडिकुलर हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी बटा आर। कुछ भी करो, एक्सी माइनस एक्सएल करो या एक्सएल माइनस एक्सी करो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। दो तरह के सर्किट होते हैं, इवन दो तरह के नहीं, तीन तरह के सर्किट होंगे। इसी में मैं तीन तरह की बात करूंगा, पहली तरह की बात, दूसरी तरह की बात और तीसरी तरह की बात। पहली बात कि अगर तुम्हारा एक्सएल ज्यादा है एक्सी से, तो ये हो जाएगा तुम्हारा इंडक्टिव एलसीआर सर्किट, इंडक्टिव एलसीआर सर्किट, हाँ कि ना, इंडक्टिव एलसीआर सर्किट। और अगर मैं बोलूं कि इफ एक्सी ज्यादा है एक्सएल से, तो मैं बोलूंगा कैपेसिटिव एलसीआर सर्किट। जब ये इंडक्टिव एलसीआर सर्किट है, मतलब वीएल ज्यादा है, और अगर तेरा वीएल ज्यादा है तो एक्सएल ज्यादा होगा, एक्सएल ज्यादा होगा तो वोल्टेज लीड करेगा। वोल्टेज विल लीड्स बाय करंट, ये होगा। और जब एक्सी ज्यादा होगा, एक्सी ज्यादा है मतलब वीसी ज्यादा होगा तेरा वीएल से, और अगर वीसी ज्यादा है, ये वीसी ज्यादा है, तो वीसी ज्यादा है तो वीसी माइनस वीएल बचेगा, नेट वोल्टेज पीछे आएगा। मतलब इसमें जब कैपेसिटर लीड करता है ना, तो कैपेसिटर जब कैपेसिटिव सर्किट होता है ना, कैपेसिटिव एलसीआर हो, प्योर कैपेसिटिव हो या आरसी हो, जैसे प्योर कैपेसिटर हो तो करंट आगे चलेगा, आरसी हो तो करंट आगे चलेगा, या एलसीआर में कैपेसिटर की वैल्यू ज्यादा हो तो भी करंट आगे चलेगा, करंट विल लीड। बाय वोल्टेज, करंट्स विल लीड बाय वोल्टेज। तो अगर इंडक्टिव एलसीआर है तो इंडक्टर की डोमिनेंसी होगी, कैपेसिटिव एलसीआर है तो कैपेसिटर की डोमिनेंसी होगी, ठीक है ना। और अगर इफ एक्सएल बराबर एक्सी है या वीएल बराबर वीसी है, एक्सएल बराबर एक्सी है या वीएल बराबर वीसी है, तो यहां से जेड क्या बनेगा सर। अगर आप कह रहे हो कि एक्सएल बराबर एक्सी है, एक्सएल की वैल्यू एक्सी के बराबर हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा, अगर एक्सएल की वैल्यू एक्सी के बराबर हो जाएगी तो ये जीरो हो जाएगा, तो रूट अंडर आर स्क्वायर आर बचेगा, तो सर जेड बराबर आर बचेगा, मतलब ये मिनिमम पॉसिबल इंपेडेंस है। हाँ, और आप जानते हो कि tan फाई भी होता है एक्सएल माइनस एक्सी बटा आर। तो आप तो कह रहे हो कि एक्सएल माइनस एक्सी और एक्सएल बराबर एक्सी है, तो ये तो जीरो आ जाएगा, और tan फाई जीरो मतलब फाई 0 डिग्री, मतलब फेज डिफरेंस 0 डिग्री। और अगर फेज डिफरेंस 0 डिग्री है, मतलब आप कह रहे हो कि करंट एंड वोल्टेज सेम फेज में होगा। हाँ होगा, क्यों करंट एंड वोल्टेज सेम फेज में होगा, क्योंकि टोटल इंपीडेंस तो आर आ गई ना, और वैसे भी वी नेट निकालोगे तो वी नेट तुम्हारा वी आर ही बचेगा। क्यों, क्योंकि ये वी नेट का फॉर्मूला था, ये तो नेट वोल्टेज का फॉर्मूला है, ये तो नेट वोल्टेज का फॉर्मूला है, तीनों का सम देखो। तो तुम कह रहे हो कि एक्सएल बराबर एक्सी है तो वीएल बराबर वीसी, तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो जो ईएमएफ आएगा सिर्फ वीआर आएगा, और ईएमएफ सिर्फ वीआर है, नेट वोल्टेज सिर्फ वीआर है, नेट वोल्टेज सिर्फ वीआर है, तो जो वीआर है उधर ही आईआर होगा, तो फेज डिफरेंस क्या आ जाएगा आपका, जीरो आ जाएगा। दोनों तरीके से प्रूफ हो रहा है, इसी को हम रेजोनेंस कंडीशन कहते हैं, इसी को हम रेजोनेंस कंडीशन कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसके बारे में एक बार और चर्चा करनी चाहिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट में भर भर के सवाल इस पर आते हैं। इस पर रेजोनेंस कंडीशन, रेजोनेंस कंडीशन
रेजोनेंस कंडीशन का मतलब ये है कि जितनी इंडक्टर की वजह से इंडक्टिव रिएक्टेंस है, इंडक्टर का रेसिस्टेंस है, उतने ही कैपेसिटर की वजह से कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। और रेजोनेंस कंडीशन फॉर सीरीज एलसीआर की बात कर रहा हूं, यही आपके सिलेबस में है। सीरीज एलसीआर की बात कर रहा हूं। जब आप सीरीज एलसीआर की बात कर रहे हो तो करंट सब में सेम जाएगा, करंट तो सेम ही होता है ना भाई, और दोनों की रेसिस्टेंस सेम, करंट सेम जाएगा और तुम कह रहे हो कि दोनों की रेसिस्टेंस सेम है, तो भाई साहब VL बराबर तेरा VC होगा, हाँ कि ना? हाँ सर, VL बराबर हमारा VC होगा। अगर VL और VC बराबर है तो जो नेट वोल्टेज आना है हमारा रूट अंडर VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR का होल स्क्वायर, वो तो VR आएगा और वही बैटरी का पीक वोल्टेज के बराबर होगा, इसका पीक वोल्टेज। बोलो पीक का ही हम कम करते हैं। हाँ सर, तो नेट वोल्टेज तुम्हारा VR ही आएगा, जिधर नेट वोल्टेज VR उधर ही तुम्हारा IR, मतलब फेज डिफरेंस तुम्हारा 0। मतलब रेजोनेंस कंडीशन को तुम प्योर रेसिस्टिव सर्किट बोल सकते हो, प्योर रेसिस्टिव सर्किट बोल सकते हो। रेजोनेंस कंडीशन को हम प्योर रेसिस्टिव सर्किट बोल सकते हैं। उसमें जो तुम्हारा Z है, देखो ना Z है, वो मिनिमम होगा और वो R के बराबर आएगा, मतलब सबसे कम इंपीडेंस होता है, तो करंट मैक्सिमम होगा सीरीज एलसीआर में। मैक्सिमम करंट तभी करेगा, पीक करंट का मैक्सिमम वैल्यू वो होगा पीक वोल्टेज ऑफ द बैटरी बटा रेसिस्टेंस, क्योंकि Z R के बराबर है। Z किसके बराबर है? R के बराबर है। इसमें जो पावर लॉस आएगा वो सिंपल आएगा IRMS इंटू VRMS। रेजोनेंस कंडीशन की ये बात होगी, रेजोनेंस कंडीशन की बात होगी, ठीक है ना? अगर मान लो कि रेजोनेंस कंडीशन तुमने ये बोला, एवरेज पावर तो यहां भी 0 लिख सकते, एवरेज पावर सॉरी IRMS इंटू VRMS होता है। तुमने बोला कि सर XL बराबर XC है, यही कंडीशन। हाँ, तो XL और XC कब बराबर हो जाएगा? जब L और C बराबर होगा तब। XL क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस, और C क्या है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो जब L और C इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू बराबर होगी, या तभी ये XL बराबर XC होगा। कब होगा XL बराबर XC? ये चमत्कार हमेशा होगा XL बराबर XC। तूने बोला इफ XL बराबर FC, XL बराबर XC तूने बोला इफ XL बराबर FC, तो XL बराबर FC कब होगा? बताओ कब होगा भाई? इसमें ये भी है, ये कब होगा ये तो बताओ, ये कब होगा ये तो बताओ भाई मेरे। कब होगा ये? जब L की और C की वैल्यू बराबर होगी तब नहीं, L और C की वैल्यू बराबर होगी तब नहीं, L और C की वैल्यू बराबर होगी तब नहीं। मान लो XL बराबर XC है, XL को हम ओमेगा L लिखते हैं और XC को 1 अपॉन ओमेगा C लिखते हैं, तो इस ओमेगा को यहां ले जाओ, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 अपॉन LC। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जब सोर्स का सर्किट में लगने वाले L और C की वैल्यू के बराबर, मतलब ओमेगा की वैल्यू 1 अपॉन रूट LC हो, तब आएगा ऐसा। मतलब इसको बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। भाई XL बराबर XC कब होगा? तो जब XL XC की वैल्यू बराबर रखो। XL होता है ओमेगा L, XC होता है 1 अपॉन ओमेगा C। XL होता है ओमेगा L, XC होता है 1 अपॉन ओमेगा C। XL होता है ओमेगा L, XC होता है 1 अपॉन ओमेगा C। ओमेगा को यहां ले जाओ, ओमेगा यहां जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन LC। तो इसे स्क्वायर को इधर लाओगे तो रूट बन जाएगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट LC। ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट LC। ये रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ये क्या है? रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा को हम 2πf लिख सकते हैं, तो 2πf इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट LC। तो f इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 2π रूट LC, 1 अपॉन 2π रूट LC। इसको कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस कंडीशन आ जाएगा, इस फ्रीक्वेंसी पे क्या आ जाएगा? रेजोनेंस कंडीशन आ जाएगा। चलिए एक चीज यहां पे समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चीज यहां पे समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्या रेसिस्टेंस जो होता है, प्योर रेसिस्टेंस, जिसकी वैल्यू हम लिखते हैं RO, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है? क्या फ्रीक्वेंसी चेंज होने से रेसिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है? नहीं। रेसिस्टेंस 4 में रेसिस्टर की जो रेसिस्टेंस होती है वो उसकी प्रॉपर्टी है ओनली, वो इस फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती। ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, तो ये तो हम समझते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं एक्सेल की वैल्यू क्या फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है? हाँ, एक्सेल तो होता है 2πfl, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी एक्सेल की वैल्यू बढ़ेगी। ओके, नॉट बैड, नॉट बैड, नॉट बैड, नॉट बैड। अगर मैं आपसे पूछूं एक्सी की वैल्यू फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है? हाँ सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एक्सी बराबर होता है 1/2πc। चल, तो यहां पे प्योर रेसिस्टर की बात हो गई कि भाई प्योर रेसिस्टर में जो उसका नेट रेसिस्टेंस आता है उसका फ्रीक्वेंसी एसी सोर्स के फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है। जैसे तुम यहाँ पे कोई भी सवाल करते हो, यहाँ पे एसी सोर्स जोड़ दो, तो एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज करोगे तो भी आरओ में आएगा, एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज करो तो भी वही आएगा, 200 हर्ट्ज कर दो तो भी वही आएगा। लेकिन इन सब में क्या होता है कि इंडक्टर अगर एसी के साथ लगाओ तो इसकी जो रेसिस्टेंस होगी वो उसकी प्रॉपर्टी तो है ही, एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी की भी प्रॉपर्टी है। समझ में आया? हाँ, तो ये तीन हमने रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव इंडक्टिव रिएक्टेंस और रेसिस्टेंस की वैल्यू फ्रीक्वेंसी के साथ बनाई। अब अगर मैं आरएल सर्किट की बात करूं और मैं तुमसे बोलूं कि आरएल सर्किट में जो तेरा एक्स होता है √R² प्लस एक्सएल का स्क्वायर होता है, तो इस जेड की वैल्यू जो आती है आरएल सर्किट में, आरएल, तो ये आर ये एल, तो √R² प्लस एक्सएल का स्क्वायर होता है। अब इसमें अगर मैं जेड का ग्राफ फ्रीक्वेंसी के साथ बनाऊं तो कैसा बनेगा? सर अगर आपने फ्रीक्वेंसी 0 रख दी ना तो एक्सएल 0, रेसिस्टेंस सिर्फ आर आएगा, और जैसे से एक्सएल बढ़ाओगे तो ये तो बढ़ना चाहिए, ऊपर बढ़ना चाहिए, और ये सीधा जाना चाहिए आर, तो इन दोनों का वेक्टर सब कुछ इस तरह का है, इस तरह का है। पैराबोलिक नहीं, हल्का सा ऊपर वेरिएशन ऐसा आना भी चाहिए। तुम खुद लॉजिकली सोचो कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी ये टर्म तो कांस्टेंट है और ये टर्म का स्क्वायर और रूट दोनों लगाए, एकदम पैराबोलिक नहीं लेकिन हल्का हल्का बढ़ेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं आरसी सर्किट की, आरसी सर्किट में बेटा जो जेड होता है वो होता है √XC का होल स्क्वायर प्लस R²। अब इस केस में जेड और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाओगे तो जब फ्रीक्वेंसी 0 है तो XC इनफाइनाइट होता है, जब फ्रीक्वेंसी 0 तो XC इनफाइनाइट होता है, ग्राफ ऐसा बनेगा, इन्फिनिटी होगा। जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो XC तो घटना है, और बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे XC की वैल्यू बहुत कम हो जाती है, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, और इन्फिनिटी पे ये 0 नहीं होके R के बराबर आएगा ना जेड। जब तुम फ्रीक्वेंसी को इनफाइनाइट रखोगे तो ये तुम्हारा इन्फिनिटी, फ्रीक्वेंसी को इनफाइनाइट करो तो ये 0, तो जेड बराबर मिनिमम R के बराबर आएगा, तो कुछ सम नहीं तो R के बराबर आएगा, ये ग्राफ बनेगा। क्लियर है क्या सर? बढ़िया, अच्छा समझ आ रहा है, कोई खास बात नहीं, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। अच्छा, अगर मैं एलसी सर्किट की बात करूं तो एलसी सर्किट, तू खुद देखना, एनालाइज कर, तुम्हें पता है कि प्योर इंडक्टर का बिहेवियर फ्रीक्वेंसी के साथ कैसा होता है, उसकी इंडक्टेंस सीरीज बढ़ती है और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक घटता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं अगर फ्रीक्वेंसी 0 रखूंगा तो ये 0 होगा, ये R होगा, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगी। यहां पे तुम्हें पता है कि जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी 0 रखूंगा तो ये इनफाइनाइट होगा, तो देखिए ये इन्फिनिटी पे आया है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो ये तो घटता जाएगा और ये कांस्टेंट रहेगा, तो ये घटता जाएगा। जब इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी रखो बहुत बड़ा तो ये 0 हो जाएगा और ये मिनिमम R के बराबर आएगा। सोचो, ठीक है सर। एलसी में क्या होगा, तो इंपीडेंस बराबर होगा ω_L XL - XC। तो जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी को मान लो कि 0 रखता हूं, फ्रीक्वेंसी को 0 रखूंगा तो ये 0 और ये इनफाइनाइट आएगा, मतलब सर्किट ऐसा होगा कुछ। बताओ ना, फ्रीक्वेंसी को जब मैं यहां पे प्लॉट कर रहा हूं एक्स एक्सिस पे, तो मैं फ्रीक्वेंसी 0 रखूंगा तो जेड की वैल्यू बता ना मुझे, बता जेड की वैल्यू बता जब मैं फ्रीक्वेंसी 0 रखता हूं। तो फ्रीक्वेंसी अगर मैं 0 रखूंगा तो फ्रीक्वेंसी 0 रखूंगा तो एक्सएल 0 लेकिन ये इनफाइनाइट, तो जेड की वैल्यू इनफाइनाइट, मॉड ले लेता हूं, मतलब मैग्नीट्यूड प्लॉट कर रहा हूं, ये इनफाइनाइट है। और जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगा तो
एक्सएल धीरे धीरे बढ़ेगा और एक्सी बहुत तेजी में घट जाएगा, तो कुछ ऐसा हो। अब किसी एक फ्रीक्वेंसी पे जब एक्सएल बराबर एक्सी आएगा तो इंपीडेंस तुम्हारा क्या होना चाहिए, जीरो, जीरो को टच करेगा। फिर जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो एक्सएल बढ़ता जाएगा, एक्सी घटेगा, कुछ इस तरह का। ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है जहां पे एक्सएल बराबर एक्सी हो जाएगा, तो कुछ इस तरह का तुम्हारा ग्राफ। तू देख, अगर तू फ्रीक्वेंसी को इनफाइनाइट रखेगा तो इन्फिनिटी फ्रीक्वेंसी पे ये जीरो, ये आएगा, इन्फिनिटी फ्रीक्वेंसी पे ये जीरो, ये इनफाइनाइट, तो फिर से इनफाइनाइट आएगा। इन्फिनिटी फ्रीक्वेंसी पे इनफाइनाइट और जीरो फ्रीक्वेंसी पे भी इनफाइनाइट। एक फ्रीक्वेंसी पे जब दोनों बराबर होगा तो जीरो होगा, जिस तरह का ग्राफ बनेगा। इतना भाई डिटेल में कहीं नहीं पढ़ाते भाई, जितना मैंने तुम्हें डिटेल में यहाँ पे अच्छे से समझा दिया। इंडिविजुअल सर्किट बताया, अकेला अकेला का, दो दो का पेयर बताया। अब मैं तुम्हें सीरीज एलसीआर का खुद टारगेट देता हूं बना। और सीरीज एलसीआर, थोड़ा दिमाग अगर नहीं लगाएगा तो सब कुछ रटने से नहीं होता है। खुद बना सीरीज एलसीआर का, जेड और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। यहां पे जेड बराबर हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल, जेड बराबर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अब तू देख, जब फ्रीक्वेंसी जीरो है, तो फ्रीक्वेंसी जीरो है तो ये एक्सी तो इन्फिनिट होगा, ये जीरो होगा और ये आर होगा, तो आर प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी आना है, इन्फिनिटी आना है। अब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा, ये फिक्स, ये थोड़ा बढ़ेगा, ये बहुत ज्यादा घट जाएगा, तो जेड की वैल्यू तुम्हारी थोड़ी घटेगी। और एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आएगी जहां पे एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाएगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एफ नॉट। जब ये बराबर हो जाएगा तो जेड बराबर आ जाएगा, ऐसे यहां पे कट करेगा। मतलब ऐसा ही ग्राफ बनना है, लेकिन यहां पे जब ये दोनों बराबर थे एक्सएल एक्सी तो जेड जीरो आ गया, ये जीरो नहीं आएगा। जब ये दोनों बराबर होंगे तो यार के बराबर आएगा। फिर यहां से जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एक्सएल बढ़ता जाएगा, एक्सी घट के जीरो हो जाएगा। तो हायर फ्रीक्वेंसी पे एक्सी तो जीरो, जब हायर फ्रीक्वेंसी पे एक्सी जीरो, इसका बहुत कम कंट्रीब्यूशन आएगा, क्योंकि हायर फ्रीक्वेंसी पे जीरो नहीं भी है तो यहां के बाद देखो ना इसकी वैल्यू कम है। तो जब इसकी कंट्रीब्यूशन होगी नहीं तो आर और एक्सएल का सम ऐसा इस पे डिपेंडेंट होगा ग्राफ, तो ऐसा वाला पार्ट बनेगा। देखो ऐसा वाला पार्ट, ये होता है जेड और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। मैं फिर से एक बार बनाता हूं, जेड और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। देखिए आपका कैसा ग्राफ बनेगा। सिमेट्रिक नहीं होता है, थोड़ा सा ये नीचे ज्यादा स्लोप का होता है और ये धीरे धीरे बढ़ता है, ये कुछ धीरे धीरे ऐसा, तो धीरे धीरे ही बढ़ता है, ऐसा होता है। सिमेट्रिक पैराबोलिक नहीं होता कि ऐसा नहीं कि एकदम पैराबोला बना, तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है। कई बार सवाल पूछते हैं कि जब फ्रीक्वेंसी जीरो है तो सीरीज एलसीआर में करंट बताओ, फ्रीक्वेंसी जीरो पे करंट बताओ, जीरो, क्योंकि जेड बराबर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। जब तुम फ्रीक्वेंसी जीरो रखोगे तो जेड तुम्हारा इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होगा, और जेड इनफाइनाइट तो करंट जीरो, क्योंकि आई बराबर होगा पीक वोल्टेज बटा जेड, जीरो। और जब फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट होगा तो भी जेड इनफाइनाइट, तो भी जेड इनफाइनाइट, और तो करंट जीरो। क्यों, ये तुम बताओ कमेंट करके, कमेंट करके ये बात बताओ कि ऐसा क्यों है रहा है, बताओ कमेंट करके ये बात बताओ कि ऐसा क्यों हो रहा है। सोचो सोचो जरा सोचो, ये क्या हुआ है, सोचो, कमेंट करके ये बात बताओ कि ऐसा क्यों, किस लिए, क्यों, किस लिए, किस वजह से। क्यों, किस लिए, किस वजह से, बताओ बताओ, क्यों, किस लिए, किस वजह से, बताओ। तो ठीक है, समझ आ गया। समझ आ गया। अब यहां पे अगर करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाओ तो कैसा ग्राफ बनेगा। तो भाई करंट बराबर होता है ईएमएफ बटा जेड, पीक करंट। अब तुम जान रहे हो कि इसका उल्टा, जैसे जैसे जब ये जेड इन्फिनिटी है, जेड इन्फिनिटी तो करंट जीरो, ऐसे करंट जीरो। अब जैसे जैसे तुम्हारा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो करंट क्या होगा, बढ़ेगा। करंट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे पीक पे आएगा,
और धीरे 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 करंट क्या होगा, घटेगा। कुछ इस तरह का रफ ग्राफ बना है, उसी का उल्टा बनेगा ना भाई, रफ ग्राफ बना है उसका उल्टा बनेगा। पावर ड्रॉप इन सीरीज एलसीआर सर्किट समझते हैं। पावर ड्रॉप इन सीरीज एलसीआर सर्किट, पावर ड्रॉप इन सीरीज एलसीआर सर्किट। तो देखो होता क्या है कि मान लो किसी भी नॉर्मल एलसीआर सर्किट में ये बेटा पीक वोल्टेज है, पीक वोल्टेज बाय √2 करोगे तो आरएमएस आ जाएगा। मान लो ये आरएमएस वोल्टेज को इधर बनाए वोल्टेज, और ये तेरा आरएमएस करंट। एक्चुअल में जो पावर ड्रॉप होता है आपने प्योर रेसिस्टेंस में देखा था, डायरेक्ट वीआरएमएस और आईआरएमएस निकालते हैं इसी में। प्योर रेसिस्टेंस था तो डायरेक्ट वीआरएमएस और आरएमएस हमने किया था, डायरेक्ट वीआरएमएस और आरएमएस किया था। अब मान लो इधर करंट है, इधर वोल्टेज है, और ये पाई का फेज डिफरेंस है। तो एक सवाल का जवाब बता, रेसिस्टेंस में जो पावर ड्रॉप हुआ था उसमें करंट जिधर जा रहा था उधर ही वोल्टेज जा रहा था, दोनों को मल्टीप्लाई करके आपने एवरेज पावर निकाल दिया था, आईआरएमएस इंटू वीआरएमएस, हाँ कि ना। लेकिन जब आप प्योर इंडक्टर में देख रहे थे तो इधर करंट था और इधर वोल्टेज था, तो 90 डिग्री का फेज डिफरेंस था। मतलब ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, π/2 का फेज डिफरेंस है। जब करंट मैक्सिमम तो वोल्टेज जीरो, जब वोल्टेज मैक्सिमम तो करंट जीरो। इसलिए यहां पे इसका कंपोनेंट वोल्टेज का करंट की तरफ था ही नहीं, इसलिए एवरेज पावर जीरो। प्योर कैपेसिटर में भी आपने यही किया था, जिधर करंट है उससे 90 डिग्री पीछे तुम्हारा वोल्टेज चलता है। तो पावर ड्रॉप तब होगा ना जब करंट एंड वोल्टेज पैरेलल है, करंट एंड वोल्टेज सेम फेज में है, तभी तो दोनों मल्टीप्लाई होकर पावर ड्रॉप कराए, जैसे प्योर रेसिस्टेंस में हुआ। लेकिन इसमें पावर ड्रॉप नहीं हुआ दोनों में, ये दोनों परपेंडिकुलर है। अब वही कंसेप्ट मैं यहां पे यूज कर रहा हूं कि अगर तुम जनरल सीरीज एलसीआर की बात करोगे, जनरल एलसीआर सीरीज की बात करोगे, तो जनरल एलसीआर सीरीज में कि इन दोनों के बीच में कितने का फेज डिफरेंस है, पाई का फेज डिफरेंस है। ये आईआरएमएस, ये वीआरएमएस। तो इस वीआरएमएस का एक कंपोनेंट या फिर आप आईआरएमएस का एक कंपोनेंट इसकी तरफ ले सकते हैं। हाँ सर, ये आईआरएमएस cos फाई आ जाएगा। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, जिधर वीआरएमएस उधर रहने दे, इस आईआरएमएस का कंपोनेंट एक इधर ले ले और एक कंपोनेंट इधर ले ले, ये आईआरएमएस साइन फाई आएगा क्या सर? अब मुझे बता, इस आईआरएमएस का दो कंपोनेंट हमने तोड़ लिया, एक वोल्टेज के पूरा 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 परपेंडिकुलर, एक वोल्टेज के एकदम पूरा पूरा परपेंडिकुलर, देख एकदम वोल्टेज के परपेंडिकुलर, और एक वोल्टेज की तरफ। जो ये तुम्हारा आईआरएमएस साइन थीटा है उसके वजह से तो पावर ड्रॉप होगा ही नहीं। तो इसी का नाम होता है वोल्टलेस करंट, इसी को कहते हैं वोल्टलेस करंट, इसी को बोलते हैं बेटा वोल्टलेस करंट। और ये वोटिव करंट जिसकी वजह से पावर लॉस होगा, तो मतलब पावर लॉस इसकी वजह से होगा। हाँ, तो जनरलाइज एवरेज पावर का फॉर्मूला यहां पे आ गया, VRMS इंटू IRMS cos फाई। ये होता है जनरलाइज एसी सर्किट में पावर लॉस का फॉर्मूला। जनरलाइज एसी सर्किट में पावर लॉस का फॉर्मूला अगर मैं इसी में अगर मैं प्योर रेसिस्टेंस की बात करूं तो खुद याद कर, प्योर रेसिस्टेंस में फेज डिफरेंस क्या था, 0, तो cos फाई क्या हो जाएगा, 1। इसीलिए एवरेज पावर आया था तेरा। दुनिया गोल है, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है? और प्योर इंडक्टर में फाई की वैल्यू 90 डिग्री थी, इसलिए cos फाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। cos फाई 0, इसलिए एवरेज पावर 0। किसमें? प्योर इंडक्टर एंड प्योर कैपेसिटर में। प्योर इंडक्टर एंड प्योर कैपेसिटर, ये एकदम ब्रांड न्यू तरीका है बेटा पावर को एक्सप्लेन करने का। किताबों में देखोगे 1.5 पेज का कैलकुलेशन करते हैं भाई साहब, 1.5 पेज का कैलकुलेशन करते हैं, 1.5 पेज का कैलकुलेशन करते हैं, तब जाके ये चीज समझाते हैं, तब जाके ये चीज समझा पाते हैं। 1.5 पेज का कैलकुलेशन करने के बाद, 1.5 पेज का कैलकुलेशन करने के बाद ये चीजें समझा पाते हैं। मैंने तुम्हें डायरेक्ट समझा दिया, और समझा तो दिया छोड़, मैंने 3 सर्किट में अलग अलग वेरीफाई भी करा दिया, इसमें और इसमें। ये होता है पावर। बताइए मजा आया कि नहीं आया? बताइए मजा आया कि नहीं आया?
अब मैं यहां पे cos फाई को कैटेगराइज करता हूं थोड़ा अच्छे से कि आखिर ये cos फाई है क्या, आखिर ये cos फाई है क्या। इसको जरा मैं तुम्हें अच्छे से और बताऊंगा कि आखिर ये cos फाई क्या है, cos फाई होता क्या है, cos फाई का क्या सिग्निफिकेंस है, ये जरा बताऊंगा। तो बेटा बेटा इस cos फाई को हम पावर फैक्टर बोलते हैं, इस cos फाई को हम पावर फैक्टर बोलते हैं, cos फाई को पावर फैक्टर बोलते हैं। तो एवरेज पावर इन अ जनरल सीरीज एलसीआर सर्किट में IRMS VRMS इंटू cos फाई होता है। सर ये cos फाई तो यही वाला फाई है ना, फेज डिफरेंस बिटवीन I एंड V, हाँ यही फाई। सर ये cos फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हो, जिधर I है उधर VR होगा, ये होगा तेरा VL माइनस VC। cos फाई होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो VR बाई V बोल सकते हो। VR को लिख सकते हो IR बेस बेस IR, और V को नेट को लिख सकते हो तुम I इंटू जेड, I से I कटेगा। cos फाई को तुम R बाई जेड भी लिख सकते हो। इसी जनरल सीरीज एलसीआर में cos फाई की वैल्यू कितनी होगी वो तो R बाई जेड से निकाल सकते हो, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। व्हाट इज फाई? तो डायग्राम में भी दिख रहा है फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, ठीक है। तो एवरेज पावर आपका आ गया IRMS VRMS इंटू R बाई जेड। अच्छा सर IRMS को हम VRMS बाई जेड नहीं लिख सकते? लिख सकते। IRMS को लिख सकते VRMS बाई जेड इंटू VRMS हो गया मल्टीप्लाई R बाई जेड, ये तेरा एवरेज पावर आया। एवरेज पावर को तो लिख सकता है VRMS का होल स्क्वायर R बाई जेड स्क्वायर, ये तेरा तरीका है लिखने का। क्लियर है क्या? अब इस दो पे कुछ सवाल देख, अब इस पे कुछ अच्छे सवाल देख, अब इस पे कुछ अच्छे सवाल देख। अच्छे सवाल कैसे देख? इन एसी सर्किट, इन एसी सर्किट, इन एसी सर्किट द करंट फ्लोइंग इज I बराबर 5 sin 100t माइनस पाई बाई 2 एम्पियर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर 200 sin 100t, देन पावर कंजम्पशन इज इक्वल टू, तो पावर कंजम्पशन होता है IRMS निकाल ले VRMS निकाल ले और दोनों के बीच के फेज डिफरेंस की cos फाई रखते हैं, इसको पावर फैक्टर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर बोलते हैं। तो देख बेटा ये है तुम्हारा वोल्टेज साइन ओमेगा टी में और करंट है साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, मतलब फेज डिफरेंस यहाँ पे पाई बाई 2 है। तो cos पाई बाई 2 जीरो, मतलब सारा ये धराए पे पानी फिर जाएगा, आंसर आएगा 0 वट्ट, बोल 0 वट्टा, 0 वट्टा। इधर देख ये मेंस 2012 का सवाल है, ध्यान से देख। द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज इन गिवन, तो देख I बराबर इक्वेशन के साथ जो करंट होता है पीक होता है, पीक करंट इंटू साइन का फंक्शन है, ये 1/√2 पीक वोल्टेज इंटू साइन का फंक्शन है। अब देखिए साइन और ये साइन, यही तो फेज डिफरेंस है। हा 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 हा, तो सर एवरेज पावर जो आएगा, एवरेज पावर जो आएगा IRMS VRMS इंटू cos फाई। IRMS की वैल्यू बोल, तो पीक करंट है 1/√2, तो इसका RMS होगा √2 से डिवाइड करते हाफ, VRMS भी होगा हाफ इंटू cos पाई बाई 6 मतलब 60 डिग्री, cos 60 डिग्री हाफ, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, 2 दूनी 4 दूना 8, 1/8 वोल्ट, आंसर खत्म। नेक्स्ट देख, सर्किट व्हेन कनेक्टेड टू द एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज 12 वोल्ट, 12 वोल्ट से कनेक्ट किया, गिव्स अ करंट ऑफ 0.2 एम्पियर, ठीक है। द सेम सर्किट व्हेन कनेक्टेड टू द डीसी सोर्स ऑफ 12 वोल्ट गिव्स अ करंट इतना, देन सर्किट इज, जब डीसी से कनेक्ट किया तो इतना करंट दे रहा है। उड़ीसा 2019 का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। तो स्क्रीन पॉज करके एक बार सोच, दिमाग पे माथा मार। मैं तुम्हें ईमानदारी से बताता हूं, मैं भी पढ़ के थोड़ी देर तक सरप्राइज हो गया था, ये कैसा सवाल है, ये तो अधूरा सवाल है मुझे लगा था, लेकिन मैंने सोचा तो मुझे समझ आ गया। तू सोच, तू भी सोच, तू भी सोच, स्क्रीन पॉज करके सोच, उसके बाद मैं आंसर तो बता ही दूंगा। स्क्रीन पॉज करके सोच, उसके बाद आंसर तो बता ही दूंगा। सर्किट व्हेन कनेक्टेड इन एसी सोर्स ऑफ 12 वोल्ट गिव्स अ करंट 0.2 एम्पियर, then same circuit when connected to the DC source of 12 volt gives a current इतना एम्पियर, the circuit is, सुन आंसर होगा RL, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि अगर तूने डीसी सोर्स जोड़ा, डीसी सोर्स जोड़ा तो डीसी सोर्स में कैपेसिटर ओपन वायर जैसा बिहेव करता है, ये करंट ही नहीं जाने देगा।
हम तो जब कुछ नहीं बोला है तो स्टेडी स्टेट की बात करेंगे, तुरंत से तो बात करेंगे नहीं। उसने बोला जब मैंने 12 वोल्ट का डीसी जोड़ा तो भी वो करंट दे रहा है। आपने पढ़ा है कि डीसी फिल्टर सर्किट होता है कैपेसिटर, कैपेसिटर अगर लग जाए तो डीसी जाने ही नहीं देगा, कैपेसिटर लग जाए तो डीसी जाने ही नहीं देगा, मतलब सीरीज लार्ज सर्किट होगा। बोल मजा है कि नहीं? Which of the flowing should be for the better tuning? ये क्वालिटी फैक्टर का सवाल है, ये मैं तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। ये सब होमवर्क है, ये कर लेना बेटा। ये सवाल मैंने पहले भी करा दिया हुआ है तुम्हें। टू केबल कॉपर एंड इक्वल लेंथ, वन ऑफ देम हैज सिंगल वायर ऑफ द एरिया क्रॉस सेक्शन ए while the 10 wires cross section area a by 10 means is suitable for the transportation of AC and DC। AC के लिए मल्टीपल स्टैंड यूज करते हैं, मल्टीपल स्टैंड फॉर AC एंड इधर फॉर DC। मल्टीपल स्टैंड में AC DC दोनों जा सकता है, इधर फॉर DC ओनली मल्टीपल इंस्टेंस फॉर AC, इधर फॉर DC, ये आंसर चला जाएगा। एक बार देखना है ना, मैंने ये आपको एक्सप्लेन करते समय समझाया था, ठीक है। ये सर्किट है, बहुत आसान है, देखो क्या है भाई। इन द गिवन सर्किट आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इज, जेई मेन 2023, अरे बाप रे बाप रे बाप, जेई मेन 2023 नाच के सवाल करा देता हूं, देख नाच के सवाल करा दूंगा, कलम रख दिया, जेई मेन 2023 का सवाल है, देखियो जेई मेन 2023 का सेल, सुन मेरी बात। एक्सएल 200, एक्सएल मतलब ये 200, एक्सी 100 और आर 100, तो ये जो 200 है ऊपर है और एक्सी नीचे है, तो ये 100 सॉरी ये 200 और ये 100, तो 200 और 100 कितना बचेगा सर, 100 और आर भी 100, 100 और 100 100√2, 100√2, तो पीक करंट कितना हो जाएगा, पीक वोल्टेज 200√2 बटा 100√2, √2 से √2 कटा, 200 में से 100 2 आएगा आंसर। ये आरएमएस ही है तुम्हारा, आरएमएस ही, तो 2 आंसर आ गया, खत्म। ये मेन 2023 का सवाल है, आग लगा दे कमेंट बॉक्स में, समझ आया तुम्हें नहीं आया। ये 200 और 100, तो 200 और 100 कितना बचेगा सर, 200 और 100 इधर 100 बचेगा, 100 और ये 100, 100√2, वोल्टेज आरएमएस 100√2, 200√2 बटा 100√2, √2 से √2, 100 से ये डबल जीरो कटेगा, 2 आंसर है। बात करती है बात करती है। पैरेलल सर्किट बाद में कराऊंगा थोड़ा मैं, ठीक है ना। अब आगे के सवाल कुछ नहीं होंगे तो छोड़ देना, मैं दोबारा आपको करा दूंगा, है ना। अभी की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। चल, मैंने ना एक रेडियो खरीद के लाया बचपन में से रखा हुआ, बहुत महंगा रेडियो है। मेरे रेडियो का करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ ऐसा है, सॉरी करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ऐसा है मेरे रेडियो का। और तू गरीब आदमी, तूने भी एक रेडियो खरीद के लाया, तेरे रेडियो का करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ऐसा है। बता किसका रेडियो अच्छा है, क्यों अच्छा है, किसकी रेडियो की क्वालिटी ज्यादा अच्छी है। सुन, इस रेडियो तुम्हारा ये रामलाल का रेडियो, रामलाल रेडियो, चाइनीज रेडियो नेपाल से जाके खरीद के लाया है कदा। इसमें क्या है कि रेडियो में क्या होता है, सीरीज एलसीआर सर्किट होता है। अब रेडियो का जो सीरीज एलसीआर सर्किट है, तो मेरे रेडियो में क्या हो रहा कि जब मैं फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा हूं उसमें एल और सी को चेंज करके, अंदर में एलसीआर सर्किट है, तो पर्टिकुलर किसी फ्रीक्वेंसी पे ये गाना बज रहा है। जैसे मान ले मुझे रेडियो मिर्ची सुनना है, तो मैं फ्रीक्वेंसी लगा दूंगा 98.3 हर्ट्ज। परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के साथ निभाना, यूं ही लटके रहना, ये गाना आ रहा है। अब तूने भी सोचा क्या, रे वाह यार सुन रहा परदेसी, मैं भी सुनूंगा, मैं भी सुनूंगा। अब तूने इतने हर्ट्ज की अपनी रेडियो की फ्रीक्वेंसी सेट करी, तो इस हर्ट्ज के लिए करंट तेरा ये भाग। अब तेरा देख कैसे वाला लगावे लू जब राम नाम परदेसी जाना नहीं आऊंगा, फिर बोली आए राम आएंगे, काम आओ छोड़ा राम आएंगे, जान जो बोले बोले काम छोड़ो के लिए बारिश से टोलो हावल क्यों बोले क्या बोले। अच्छा कौन सा गाना बज रहा है, सुन तेरे में गाना कैसे बजा, सुन। लगावे लू राम लाए आएंगे, फिर रामलाल परदेश से जाएंगे, परदेश से रामलाल फिर बिहारी बाबू जय बिहार, ये क्या हो रहा है तेरे पे। फिर अपने में सुनाता हूं तुम्हें, अपने में गाना सुनाता हूं। क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के, तन्हाई दूर करते थे गुना भाग करके। तो दूसरा गाना सुनना है, बता कौन सा सुनना है सर, हमको सुनाओ, हमको सुनाओ। लगावे लो जब लिपस्टिक, देख अब मैंने लगाया कोई बिहारी चैनल, लगावे लो जब लिपस्टिक हिले लारा टिस्टिक, तो अपने रेडियो में सुन यही गाना। सर राम आएंगे, राम आएंगे हम अग न सजाएंगे,
अब तेरे में तू कोई एक लगा रहा है और 5-6 रेडियो बज रहा है, क्यों? तेरी रेडियो की क्वालिटी खराब है। ये एमआरस रेडियो। अब इसमें क्वालिटी खराब क्यों है ये एक्सप्लेन करो। क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी में या 92.3 हर्ट्ज मान ले, ये भी पकड़ रहा, ये भी पकड़ रहा। तो क्वालिटी की जब बात होगी तो क्वालिटी ऑफ एमआर इज ग्रेटर देन क्वालिटी ऑफ रामलाल। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरा पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए अभी के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।